नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अमित शाह को यूं ही नहीं हिंदुस्तान का सरदार पटेल कहा जाने लगा है। आप जो सरदार पटेल वाकई में जो थे उनकी और जब आप अमित शाह की एक तुलना करें तो आप पाते हैं कि जो काम उन्होंने हिंदुस्तान के एकीकरण के लिए किया था वही काम अमित शाह बतौर गृह मंत्री हिंदुस्तान के एकीकरण के लिए कर रहे हैं। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते हैं, और अगर असहमत हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लोकतंत्र में असहमति सबका अधिकार है, तो आप उस ओर रह सकते हैं, लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिन समस्याओं को कांग्रेस ने विरासत के तौर पर भाजपा को दिया और उस विरासत को जिस तरीके से सरकार बनने के बाद बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने सुलझाया वो काबिले गौर भी है, और आप उसकी प्रशंसा ना भी करें तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मानेंगे कि ये जो नासूर दिए गए थे उनको आप ये समझिए कि उनका उन्होंने इलाज कर दिया। हम अभी जो हाल में एक घटना हुई, जो घटना ये बताती है कि किस तरीके से समस्या को सुलझाने में अमित शाह लगे हुए हैं, और उसी से एक चीज और निकल कर भी आती है कि किस तरह कांग्रेस समस्याओं को बनाए रखने में भरोसा रखती थी। चूंकि वो कांग्रेस पर अंग्रेजों का बड़ा प्रभाव रहा है, अंग्रेजी दा लोगों का बड़ा प्रभाव रहा है, तो वो लोग डिवाइड एंड रूल में ज्यादा भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या छह दशक तक ये लोग सरकार में रहे, वो 6 दशक तक सरकार में रहने के बावजूद जो वो नहीं सुलझा पाए, उसे अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री महज 2 साल के कार्यकाल में एक एक करके सुलझाने लगे। आप ये देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार आई तब से नॉर्थ ईस्ट, खासकर हम बात नॉर्थ ईस्ट की कर रहे हैं, फिर हम आगे आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की स्थितियां बन गई, किस तरह वहां पर ये जो आतंकवाद, अलगाववाद, इन सब की जड़ें कमजोर होने लगी हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है। हालांकि अमित शाह जो चाणक्य को आप एक तरह से समझिए कि अपना आइकॉन मानते हैं और वीर सावरकर को, तो उसी ढर्रे पर चूंकि उनको मानते हैं तो जाहिर सी बात है उनका प्रभाव है, तो समस्या के जड़ में जाते हैं और वहां मट्ठा डालने काम कर रहे हैं। कार्बी अलोंग जो मामला है, जो ये शांति समझौता हुआ जिसमें 1000 के आसपास जो है अलगाववादी, जो सशस्त्र आप समझिए विद्रोही थे, उन्होंने समर्पण किया और कार्बी अलोंग शांति समझौता हुआ। और यह हुआ कि अब आप अपने तरीके से भारतीय संविधान के मातहत जो चीजें आती हैं आप उसको करिए। आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी अस्मिता को सुरक्षित रखना हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है। ये कहा गया, और इस तरीके से जो आप समझिए कि सदियों पुराना ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष खत्म हुआ। और इस संघर्ष को कांग्रेस चाहती तो सरकार बनने के बाद चुटकियों में सॉल्व कर सकती थी, मतलब जब देश आजाद हुआ। तो वो समस्या सुलझाने में नहीं, उसको उलझाने में और वोट बैंक बनाए रखने में भरोसा रखते हैं। तभी जब आप असमी भाषा को 8वीं सूची में ले आते हैं नॉर्थ ईस्ट की और भाषाओं को छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो भाषाभाषी लोग हैं, जो एथनिक ग्रुप के लोग हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उस कॉन्फ्लिक्ट का आप समझिए परिणाम ये रहा कि वहां पर ईसाई मिशनरियों का वर्चस्व होने लगा। ये स्थिति है। तो अब वहां पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, भाषा को लेकर, अपने एथनिक आइडेंटिटी को लेकर, उन सब को सुलझाने में अमित शाह लगे हुए हैं। कार्बी अलोंग हो गया, अभी नागालैंड का एक समझौता हुआ,
जिसमें समस्याएं, आप देखिए किस तरह से वहां समस्याओं को सुलझाया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो अपने आप को हिंदुस्तान से अलग मानता था, नॉर्थ ईस्ट, उसका एकीकरण हो रहा। ये एक बड़ी बात है। फिर जम्मू कश्मीर से आप लोग परिचित ही हैं कि किस तरह से 370 को उन्होंने चुटकियों में हटाया और इसको पास कराया राज्यसभा से, और राज्यसभा से पास कराने के लिए जो जरूरी कदम थे वो उठाए गए। और उस जरूरी कदम में सबसे बड़ा कदम था जो कांग्रेस के व्हिप जारी करते हैं उनको कन्विंस करना कि ये जो काम हो रहा है, ये काम देश की एकता और अखंडता के लिए कितना जरूरी है, और वो इस बात से सहमत हुए और उन्होंने इसी मामले पर पार्टी छोड़ दी और व्हिप जारी नहीं हुआ, और ये जो है प्रस्ताव राज्यसभा से भी पास हो गया। और जब वहां पर इन अलगाववादियों ने अपने रूप दिखाने शुरू किए कि ये हुआ कि नहीं अभी हट गया है तो ये अपना रंग भी दिखाएंगे, तो ये रंग ना दिखा पाए, उसके पहले जिस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई वो इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से योजनाबद्ध काम करने का स्वभाव है। अभी आप देखिए कि कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा शोर रहा। कई लोग जो खुद भी उस कौम से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने इसे बड़ा मसला बनाया, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एक एक करके कश्मीरी पंडितों की वहां वापसी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था जो है अमित शाह की अगुवाई में वहां आप देखिए मनोज सिन्हा कर रहे हैं। ये बड़ी कमाल की चीज है। अभी पिछले दिनों जब ये जिसे आप गुपकार कहा जाता है, मतलब इसे जो गुपकार संगठन है उसके साथ जो पीएम की बैठक हुई, उस बैठक के बाद ये कहा जाने लगा कि अरे ये बैठक होनी नहीं चाहिए थी, अनावश्यक हो गई, नाहक हो गई, इनके साथ बातचीत ही नहीं करनी चाहिए थी। उस समय हम लोगों ने मतलब मतांतर में एक रिपोर्ट की थी, तब एक साथी ने पूछा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया जा रहा है और क्या जो आप पुनर्वास की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें जो छिन गया है वो कंपनसेट किया जाएगा। तो अभी एक पोर्टल बना है जिसके बारे में तमाम खबर आ चुकी है। उस पोर्टल में आपकी जो संपत्ति है उसका वहां ब्यौरा दीजिए और संभवतः 15 दिन में उसका निस्तारण हो रहा है। तकरीबन जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें माना जाए तो तकरीबन 70-80 हजार कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़े हैं, उनके पुनर्वापसी का पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है। और इस खाके में रोजगार भी है, इस खाके में आवास भी है, इस खाके में सुरक्षा भी है। इस तरह की मुकम्मल कोशिश हो रही है कि कश्मीरी पंडित वहां जाएं। हालांकि देखिए कई जो बड़ा नाम है कश्मीरी पंडितों में वो लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि देखिए इससे पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन इससे पहले अमित शाह नहीं हुआ करते थे। ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज और देखिए कि जिस 1997 के एक्ट के जरिए ये वापसी हो रही है, लोगों को उनकी संपत्ति अगर वो बेचना चाहते हैं बेचे, अगर उसको रिक्लेम करना चाहते हैं वो सारी चीजें, जो ये सारा प्रोसीजर शुरू हुआ है एक पोर्टल के जरिए, वो कानून फारूक अब्दुल्ला ने बनाया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने वो कानून इसलिए बनाया था ताकि जो 2-4 हजार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां के लिए तो वो बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको वहां पर फिर से बसाया जाए बनस्पत इसके कि कश्मीरी पंडित वहां लौटे। आप देखिए इन लोगों ने वहां डेमोग्राफी चेंज करने का बड़ा षड्यंत्र रचा। ये रोशनी एक्ट जो है, रोशनी एक्ट के जरिए जिस तरह औने पौने दाम में जमीनें बांटी गई, वो दरअसल एक तरीका था वहां पर रोहिंग्या को बसा दीजिए। और जम्मू में, खासकर जम्मू का डेमोग्राफी चेंज कर, घाटी में तो आप जान ही रहे हैं जो स्थिति है, जम्मू का डेमोग्राफी चेंज करने का जो है एक बड़ा, आप ये समझिए कि षड्यंत्र था दो परिवारों का। दो परिवार कौन है आप उससे परिचित है। तो इन परिवारों के षड्यंत्र को गृह मंत्री ने उलट दिया और
कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की जो एक मुकम्मल रूपरेखा खींची गई, वो उसको मैंने आपको एक बताया ही कि उसका एक उनकी वापसी के लिए पोर्टल बना है। बाकी उनको वहां हर तरह की सुविधा हो, उनको अपने ही देश में जम्मू के टेंट हाउसों में ना रहना पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही। इस तरीके का बाकी ऐसी कई चीजें हैं। मैं आपको चलते चलते एक और उदाहरण देता हूं। फोर्ड जा रहा है, सबके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, लोग बड़ी लंबी लंबी खींच रहे हैं और मार रहे हैं। आपको पता है कि इसी फोर्ड का फोर्ड फाउंडेशन है, जिसे कहा जाता है कि ये CIA का एजेंडा चलाता है, और इसी फोर्ड फाउंडेशन को इस सरकार में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उस पर कई तरह के रूल और रेगुलेशन लगाए गए। आप बीजी वर्गीस की किताब पढ़िए, पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है। वो लिखते हैं कि दरअसल फोर्ड फाउंडेशन को हिंदुस्तान में लाया गया वो पंडित जी की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वहां पर लिखा हुआ, लेकिन हम उस संदर्भ में नहीं जाएंगे। आया फोर्ड फाउंडेशन या ऐसे तमाम फाउंडेशन। और आपको एक चीज और बता दूं, उस फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी रहे हैं नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, जिसको लेकर एक विवाद तो चल ही रहा है। तो इन लोगों ने, मतलब आप समझिए, फोर्ड फाउंडेशन ने बड़ी फंडिंग की थी, और क्या जब फंडिंग हो रही थी तो जो लोग देशभक्त है, क्या वो लोग भी उस फंडिंग में शामिल थे? खैर, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा अपना सरोकार यह है कहने का कि एनजीओ के द्वारा जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान विरोधी और विकास में अवरोध पैदा करने वाली जो गतिविधियां एनजीओ चला रहे थे, और चूंकि चला कहां से रहे थे, उनके पास फॉरेन से फंड आ रहा था, उस फंड को वो लोग सब जगह बांट रहे थे। तो अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री पहला काम तो ये किया कि FCRA कानून बड़ा, आप उसे समझिए, कड़ा कर दिया। और अब बताइए हर साल क्या क्या हो रहा है, और ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। ये कानून बना, नहीं तो FCRA में क्या कोई देखने नहीं आता था, पैसे आ रहे हैं। और दूसरा, ये जो रूट होता था एनजीओ टू एनजीओ पैसा, इसको भी जो है, इस पर भी जो है एक तरीके से आप कहिए कि इसमें भी चेक एंड बैलेंस डाला गया। पहले सब फ्री था, पैसा भेजिए जितना जिसको भेजना हो। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं, ये आप देखिए कि मैं ये बार बार कहता हूं कि IB की रिपोर्ट आई थी, और वो जो रिपोर्ट बनी है, वो रिपोर्ट बनी थी UPA काल में। वो रिपोर्ट इसलिए बनवाई गई थी कि जरा पता करिए जो एनजीओ हैं ये कितना परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से विकास को रोक रहे हैं। 2.5 से 3% GDP उनके आंदोलन और विरोध की वजह से डाउन चला गया था। तो ये जो एनजीओ हैं, इस तरह के एनजीओ पर अंकुश लगाना बड़ा जरूरी था, और वो काम उनके फंड पर युक्त प्रतिबंध लगा के ही हो सकता था, वो काम हुआ। इस तरह के कई काम हैं, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है जो अमित शाह की अगुवाई में हुआ। फिलहाल ये एक, आप ये समझिए कि एक संक्षिप्त है जो उनकी अगुवाई में इस तरह के काम हुए। बाकी हम लोग समय समय पर इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन अभी चूंकि मौका कार्बी अलोंग में जो शांति समझौता हुआ उसको लेकर था, तो ये हुआ कि इस पर एक बातचीत आप लोगों से हो ही जाए। चलते हैं, चलते चलते आप लोगों से ये कहेंगे कि मतांतर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप मतांतर से टेलीग्राम पर भी जुड़िए, और ट्विटर का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ट्विटर पर भी हमसे जुड़िए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम।